अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ टीम एसडीआई उम्मीद की जानिब से। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले इंडिया का सबसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नीट एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नीट एग्ज़ाम किसे कहते हैं। नीट एग्ज़ाम ये एक एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये एग्ज़ाम का पर्पस ये है ताकि 12th के बाद जो हमारी कंट्री में मेडिकल एजुकेशन होता है उसके लिए ये एक पाथवे प्रोवाइड करता है। चाहे आपको एमबीबीएस करना है, बीएचएमएस करना है, बीयूएमएस करना है, बीडीएस जिसे डेंटल कहा जाता है, या और भी आयुष कोर्सेज करने हैं, इसके लिए नीट एग्ज़ाम आज के ज़माने में कंपलसरी है। रही बात नीट एग्ज़ाम की, तो सबसे पहले ही मैं वीडियो में बता दूं ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। हर साल तकरीबन 18 से 20 लाख स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को देते हैं, पर जो नीट एग्ज़ाम के बाद मेडिकल्स में सीट है वो सिर्फ 1 लाख है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए आपके 20 स्टूडेंट एक सीट के लिए इंडिया में compete करते हैं। इस तरह का एग्ज़ाम है ये। अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो आप जान लीजिए 2 क्राइटेरियाज है आपको इस एग्ज़ाम देने के लिए। सबसे पहले आपकी एज जो है वो 17 ईयर्स प्लस होना चाहिए। अगर आप 15 साल के हैं तो आप नीट एग्ज़ाम नहीं दे सकते। एज जो है वो क्राइटेरिया 17 रखा गया है नीट एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ आपकी क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए कि जब आप नीट एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर रहे हो उस वक्त आपने अपना 12th स्टैंडर्ड, 12th वो भी साइंस से, कॉमर्स आर्ट्स नहीं चलेगा, साइंस से जब आप 12th दे रहे हो तो उसके बाद आप नीट एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली 12th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम हमारे देश में फेब में हो जाते हैं और नीट का एग्ज़ाम अप्रैल मई में कंडक्ट किया जाता है। तो ध्यान रखें कि आपको 12th अपीयरिंग होना चाहिए बिफोर द नीट एग्जामिनेशन। नीट एग्ज़ाम में एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है नीट एग्ज़ाम के बाद, तो एक क्राइटेरिया और आपको इम्पॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है कि आपको 12th स्टैंडर्ड में कम से कम 50% मार्क्स चाहिए इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो इन 3 सब्जेक्ट्स में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी ही आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए लायबल होते हो और आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अब बात करते हैं इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में। तो नीट एग्जाम एक पेन और पेपर टाइप एग्जाम है, यानी एक ऑफलाइन एग्जाम है जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है बायोलॉजी। अगर मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो नीट का टोटल मार्क्स होता है 720 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें 180 फिजिक्स का होता है, 180 मार्क्स का केमिस्ट्री आता है और 360 मार्क्स का बायोलॉजी होता है। बायोलॉजी में भी 2 पार्ट्स होते हैं जैसा कि आप जानते हैं, एक होता है जूलॉजी और एक होता है बॉटनी। तो जूलॉजी का 180 और बॉटनी का 180। तो इस तरह का स्प्लिट है हमारे नीट एग्जाम के एग्जाम पैटर्न का। अब बात करूं मैं सिलेबस का। नीट एग्जाम का सिलेबस बहुत ही सिंपल है। आपका 11th और 12th का जो सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, वो ही आपका नीट एग्जाम का सिलेबस है जिससे आपको प्रिपेयर करना है। थोड़ा सा इसमें क्या चाहिए है कि ज्यादा करके क्वेश्चन जो नीट एग्जाम में आते हैं वो एनसीईआरटी यानी सीबीएसई टेक्स्ट बुक से आते हैं। तो आपको आपकी स्टेट बोर्ड में अगर आप हो तो आपको आपका स्टेट बोर्ड के लिए भी प्रिपरेशन करनी है, साथ में एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ पोर्शंस जो होते हैं नीट एग्जाम में वो एनसीईआरटी सिलेबस से आते हैं। एनसीईआरटी सिलेबस से आने का मेन रीजन ये है क्योंकि एनसीईआरटी एक नेशन वाइड बोर्ड है, वो कोई स्टेट का बोर्ड तो है नहीं, नेशन वाइड बोर्ड है। तो जो एनसीईआरटी बोर्ड है वो नीट एग्जाम से लिंक करता है, बिकॉज नीट भी थ्रू आउट द कंट्री एक ही एग्जाम दिया जाता है और एनसीईआरटी भी पूरा एक ही एग्जाम पूरे थ्रू आउट द कंट्री दिया जाता है। इसके लिए कंट्री वाइड सिलेबस को मैच करने के लिए नीट का सिलेबस जो होता है वो कुछ नहीं होता बल्कि एनसीईआरटी यानी सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस होता है। पर अगर आप स्टैंडर्ड 12th या 11th आपने स्टेट बोर्ड से करी है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़े एडिशनल कॉन्सेप्ट्स पढ़ के आप अपने आप को नीट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बात करूं मैं स्कोरिंग की, किस तरह से स्कोर किए जाते हैं। तो ये नीट एग्जाम जो है वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 जवाब होते हैं, या आपको सही जवाब ढूंढ के उसमें से निकालना है। अगर आपने एक सवाल का जवाब सही दिया तो आपको +4 मार्क्स मिलते हैं, पर अगर आपने सवाल का जवाब गलत दिया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग जाती है, यानी -1 जाता है। तो अगर मैं कोई सवाल को गलत कर देता हूं तो -1 मिलेगा,
सही करता हूँ तो +4 मिलेगा, और अगर अटेम्प्ट नहीं करता हूँ तो उसमें मुझे 0 मिल जाएगा। तो नीट में बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जिसे हम हिंदी में तुक्का मारने वाला सिस्टम बोलते हैं, ये एग्जाम में नहीं चलेगा। अगर आप आंसर जानते हैं तो ही आप अटेम्प्ट कीजिए, अगर आप नहीं जानते तो अटेम्प्ट ना कीजिए, वरना ऐसा होगा कि आप पॉजिटिव मार्क्स लेने की जगह नेगेटिव मार्क्स लेके आएंगे। अब बात करते हैं लैंग्वेज की, तो कौन से लैंग्वेज में नीट एग्जाम लिया जाता है। तो नीट एग्जाम जनरली स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस होती है कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिया जाए, पर बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस में भी एग्जाम अवेलेबल है, जैसे तेलुगु, तमिल, हिंदी, और भी अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस में एग्जाम अवेलेबल है, पर प्रेफरेंस जनरली स्टूडेंट्स इंग्लिश को देते हैं। अब मैं आपको बात बताता हूँ या ऐसी टेक्निक्स बताता हूँ जो इस नीट एग्जाम में आपको क्रैक करने के लिए हेल्प करेगी। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो तकरीबन मैं 9 साल से नीट की कोचिंग में पार्ट ले रहा हूँ, मैं नीट की कोचिंग स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ। इसके लिए आज मैं आपको कुछ 5 गोल्डन टिप्स देने वाला हूँ नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जो आपको हेल्प कर सकता है। नंबर 1, जितने एमसीक्यूज हो सकते हैं प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस as many MCQs as you can and practice a variety of MCQs. एक ही तरह के MCQs मत प्रैक्टिस करो, अलग अलग वैरायटी के MCQs प्रैक्टिस करो, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि नीट के एग्जाम के लिए आप जो अलग अलग पोर्शंस के बेस से एग्जाम में आता है, वो उसके लिए आप प्रिपेयर हो सको। दूसरी चीज ये है कि आप अपने एग्जाम की टफनेस को समझे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नीट भी देते हैं और JEE एग्जाम भी देते हैं। JEE आप जानते हैं IIT का एंट्रेंस एग्जाम होता है, पर नीट और JEE में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि नीट में स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल कंपैरेटिवली लो है, कंपैरेटिवली आसान सवाल पूछे जाते हैं, वेयर एज JEE में फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये चीज समझ लीजिए कि अगर आप नीट का क्वेश्चन या एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये जरूरी है समझना कि हमारा एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, ताकि जब हमें एग्जाम का लेवल पता हो हम अपना प्रिपरेशन उस हिसाब से कर सके। तीसरी चीज या तीसरी टिप मैं आपको ये बताऊंगा, सॉल्व एटलीस्ट 3 बुक्स। आपको पता है नीट एग्जाम में अगर आपको अपीयर करना है तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, और एमसीक्यूज की कई सारी बुक्स आती है। मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि फिजिक्स के लिए कम से कम आप 3 एमसीक्यूज की बुक सॉल्व कीजिए। सिमिलरली केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, जैसा कि मैंने कहा, और बायोलॉजी के लिए, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए कम से कम आपको 3 एमसीक्यू बुक सॉल्व करना है। यानी टोटल कितने आपको एमसीक्यूज बुक सॉल्व करना है? टोटल आपको 9 एमसीक्यूज बुक सॉल्व करना है 2 सालों के अंदर, आपकी 11th और 12th की प्रिपरेशन करते करते। ऐसा भी ना करें कि 11th पूरा पढ़ लिया फिर देखेंगे, 12th पूरा पढ़ लिया फिर हम नीट देखेंगे, ऐसा नहीं होता। जब आप जो चैप्टर 11th और 12th में पढ़ रहे हैं तो साथों साथ आप कोशिश करें कम से कम एक बुक के एमसीक्यू सॉल्व करें, ताकि आपका 11th 12th का पोर्शन भी सॉल्व हो सके और नीट का सिलेबस भी आपका स्मूथली चल सके। चौथी टिप मैं आपको ये दूंगा कि आप नीट एग्जाम के साथ साथ या अपनी प्रेपरेशन के साथ साथ टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, चाहे वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो चाहे वो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हो। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप समझ सके आप कहाँ स्टैंड करते हैं। बहुत सारी टेस्ट सीरीज जो होती है वो मॉड्यूल लेवल होती है, हमें वो भी अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मॉड्यूल लेवल का मतलब 3 चैप्टर की एक टेस्ट सीरीज या 6 चैप्टर की टेस्ट सीरीज, और एक होता है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जहां पर हमें पूरा सिलेबस या पूरा नीट का सिलेबस पूरा नीट पेपर पैटर्न में हमें टेस्ट में देना होता है। तो आप दोनों प्रैक्टिस करें ताकि आप अपने एग्जाम के लिए सही तरह की टाइमिंग बना सके। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नीट का एग्जाम जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल 180 एमसीक्यूज है 720 मार्क्स के, ये आपको 3 घंटे में कंप्लीट करना है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास पूरा दिन अवेलेबल है और आपके पास हर अपॉर्चुनिटी है, नहीं, आपको हर एमसीक्यू सॉल्व करना है एंड विद इन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम सॉल्व करना है। अगर मैं आपको बताऊं 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 180 मिनट्स होते हैं, और आपको कितने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, 180 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो ये इमेजिन कीजिए कि हर एमसीक्यू को 1 मिनट है मेरे पास। अगर किसी एमसीक्यू में ज्यादा टाइम लग रहा है, छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। ऐसा ना हो कि हम एक ही क्वेश्चन लेके बैठे रहे और आगे के हमारे एमसीक्यूज हमसे मिस हो जाए। नंबर 5 जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि आपको यूट्यूब के वीडियोस देखने हैं जितने हो सके अपने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में अगर मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा हूं ग्रेविटेशन या मोशन ऑफ प्लैनेट्स या केपलर्स लॉ ऑफ मोशन, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप YouTube पे जाइए, टाइप कीजिए केपलर्स लॉ ऑफ मोशन, वहां पे आपको अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। YouTube का यूज कीजिए टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स इन फिजिक्स एज वेल एज कई बार हमें बायोलॉजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स यूज करने के लिए भी YouTube का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब लास्ट पार्ट पे आऊं अगर मैं वीडियो की, तो मैं आपको मेरी तरफ से 3 टिप्स देना चाहूंगा जो आपको हेल्प करेगी आपके नीट एग्जाम में क्रैक करने को। नंबर 1 टिप ये है
कि आपको अपने रफ कैलकुलेशन को बहुत फास्ट करना है। नीट एग्जाम में हमें कैलकुलेटर पहली बात तो अलाउ होता नहीं है, और लॉग बुक हम लेके बैठ नहीं सकते क्योंकि हमें एक एमसीक्यू 1 मिनट से कम में करना है। तो अगर बहुत बड़ा मल्टीप्लीकेशन है, फॉर एग्जाम्पल 13 इंटू 17 इंटू 17, एक बहुत बड़ा नंबर आपको दे दिया, राइट, 13 इंटू 17 इंटू 17, इसको कैसा सॉल्व करोगे? तो डायरेक्ट आंसर याद ना मुझे याद है ना आपको याद हो सकता है, पर मैं एक आइडिया लगाऊंगा। 13 इंटू 17 इंटू 17, 17 इंटू 17 कितना होता है? एक रफली 300 के आसपास होगा, इंटू 13 करूंगा तो वो समवेयर अराउंड 3500 के आसपास होगा, राइट। तो अगर मैं एक रफ नंबर दूं, हमें एक रफली अपने कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है कि नंबर हमारा 3000 और 4000 के आसपास होना चाहिए, इसे कहते हैं रफ कैलकुलेशन। ये रफ कैलकुलेशन आपका टाइम बचाता है और आपके नीट क्रैक करने के चांसेस को और बढ़ा देता है। दूसरी टिप मैं आपको ये देना चाहूंगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक मैथ्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नीट प्रिपरेशन करते हैं वो 12th में 11th और 12th में मैथ्स नहीं लेते। अब इससे ये हो जाता है कि उनका मैथ्स वीक हो जाता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स, या मैं बोलूं ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स उनके वीक हो जाते हैं। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो बेसिक मैथ्स, एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, इन तीनों चीजों पे कम से कम मेहनत करे, ताकि उस बेसिक मैथ्स को वो फिजिक्स में अप्लाई कर सके, और जब फिजिक्स में स्कोर बढ़ेगा तो डेफिनेटली नीट में हमारा स्कोर इंप्रूव होगा। आज टिप मैं आपसे ये कहूं कि आपको हर चीज या हर क्वेश्चन का आंसर करने की जरूरत नहीं है नीट में। जैसे कि मैंने बताया, नेगेटिव मार्किंग है, आप तभी ही आंसर को मार्क कीजिए व्हेन यू आर 90% श्योर। जब तक आप 90% श्योर नहीं है तब तक आप आंसर को मार्क ना कीजिए, वरना ये होगा कि मैं मार्किंग करूंगा और पॉजिटिव मार्क्स आने की जगह नेगेटिव मार्क्स आ जाएंगे जो हमारे नीट के स्कोर को कम कर देंगे। तो ये रही कुछ टिप्स नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। टीम उम्मीद की जानिब से आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।